चला कि हीट भी एक तरह से एनर्जी का ही फॉर्म होता है और आप इसको जूल में कन्वर्ट कर सकते हैं। बात अलग है, अभी हम आगे पढ़ें कि कैलोरी और जूल में क्या रिलेशन होता है। ठीक है, तो कैलोरी और जूल में कुछ ना कुछ रिलेशन होता है, वो आप डायरेक्ट इक्वेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कैलोरी एक सिस्टम अलग यूनिट का होता है और जूल एक सिस्टम अलग होता है यूनिट का, है ना। तो आप डायरेक्ट इक्वेट नहीं कर पाएंगे। बात अलग है, कैलोरी मीट्रिक मतलब वो एक तरह से मेजरमेंट ऑफ हीट एनर्जी, मेजरमेंट ऑफ हीट एनर्जी। कैलोरी मतलब एक तरह से हीट एनर्जी हुआ और मेट्री मतलब एक तरह से मेजरमेंट। अब हीट का मेजरमेंट कैसे कैलकुलेट होगा, कैसे हम कैलकुलेट करेंगे हीट का जो कैलकुलेशन है वो कैसे पॉसिबल है। तो अब जैसे मैं कहें कि मान लो किसी वायर की लंबाई मेज़र करना, तो आप वहाँ पर मीटर स्केल यूज करते हैं। ये आपसे पूछा जाए कि 1 मीटर लगभग कितना होता है, तो आपने अक्सर देखा होगा कि आप मान लो किसी शॉप पे गए, वहाँ पर आपको तार खरीदना था, वायर, है ना। तो वायर वाले से बोले भैया 5 मीटर वायर दे, तो 5 मीटर वायर का मतलब क्या करता है, वो एक मीटर स्केल होता है। मीटर स्केल नहीं है तो उसके पास एक अपना खुद का मीटर स्केल होता है, वो ऐसे वायर निकालता और ऐसे मापता, कहता भैया 1 मीटर ये हो गई। तो जितने मीटर आपको लेना, तो उसको एक पता है कि यार 1 मीटर जो होता है लगभग इतना होता है। बट अगर हम ये कहें कि 1 कैलोरी एनर्जी हमको दे दो, तो 1 कैलोरी एनर्जी का मतलब क्या होता है। ऐसा तो है नहीं कि आप मतलब 1 कैलोरी एनर्जी आप कहोगे भैया 1 कैलोरी एनर्जी इतनी होती है, आप इतनी ले लो हमसे। तो ऐसे आप इसको ऐसे मतलब नहीं समझ सकते कि 1 कैलोरी कितना अमाउंट होता है, कितना स्पेस ऑक्युपाई करेगा, ऐसा आप इसको नहीं समझ सकते। इसके लिए प्रॉपर डिफिनीशन बनी है और वो डिफिनीशन कहीं ना कहीं यहाँ से निकल के आती है। स्पेसिफिक हीट की बात करें, यहाँ से भी आप 1 कैलोरी डिफाइन कर सकते हैं। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन से भी आप 1 कैलोरी को डिफाइन कर सकते हैं, और ये लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है। तो डिफिनीशन के नाम पर अगर हम देखें तो डिफिनीशन यहाँ पर बहुत लिमिटेड है। बाकी न्यूमेरिकल की बात करें तो न्यूमेरिकल यहाँ पर बहुत अच्छे बनते हैं। नीट लेवल हुआ तो वहाँ पर बहुत बेसिक से न्यूमेरिकल आती हैं, बट आईटी लेवल पर थोड़ा सा आपको बढ़िया न्यूमेरिकल मिलेंगे, जहाँ पर मैकेनिक्स भी मिला देगा। या हम जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग की बात करें, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग में क्या होता है, H=I²RT। जब भी किसी रेजिस्टेंस पर करंट फ्लो होगी T टाइम तक, तो वहाँ पर हीट कितना जनरेट होगा, I²RT। और उसी हीट से क्या होगा, बॉडी का टेम्परेचर राइज होगा। ऐसे ही डिफिनीशन यहाँ पर हमने लिखा है। स्पेसिफिक हीट का मतलब है इट इज द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम मटेरियल ऑफ एनी सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस। बात अलग, किताब में आपको डिफिनीशन कुछ अलग मिलेगी। डिफिनीशन आपको ये बोलेगा कि इट इज द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम वाटर फ्रॉम 14.5 डिग्री सेल्सियस टू 15.5 डिग्री सेल्सियस। किताब में जो डिफिनीशन मिलेगा उसमें वाटर यूज किया गया, और वाटर का 1 ग्राम 14.5 डिग्री सेल्सियस से 15.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने में जो हीट की रिक्वायरमेंट होती है, आप उसको कहते हैं स्पेसिफिक हीट। बट ऐसा तो है नहीं कि आपके पास हमेशा वाटर रहेगा। तो एक जनरल इक्वेशन, हमने जनरल डिफिनीशन यूज किया। ये डिफिनीशन वाटर पर भी लागू होगा, ये डिफिनीशन किसी भी मटेरियल पर लागू हो जाती है। आई बात समझ में। तो स्पेसिफिक हीट की जो डिफिनीशन मिलेगी किताब में, आपको वाटर लेगा और वाटर में भी बात करेगा 14.5, बात वही है, वहाँ पर भी 14.5 डिग्री सेल्सियस टू 15.5 डिग्री सेल्सियस की बात करेगा। मतलब ओवरऑल आपने यहाँ पर कितना टेम्परेचर बढ़ाया है, 1 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर डायरेक्ट हमने क्या किया कि किसी भी सब्सटेंस का 1 ग्राम है और उस 1 ग्राम सब्सटेंस का 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज करने में जो भी अमाउंट ऑफ हीट की रिक्वायरमेंट होती है, उसको ही कहा जाता है उस बॉडी का स्पेसिफिक हीट। उस बॉडी का मतलब कि बॉडी अगर डिफरेंट है तो डिफरेंट बॉडी के लिए स्पेसिफिक हीट डिफरेंट होगा। ऐसा नहीं कि यहाँ पर हर एक मटेरियल का 1 ग्राम ले लिया आपने और उस 1 ग्राम मटेरियल का टेम्परेचर आपने 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया, तो ऐसा नहीं कि वहाँ पर बराबर अमाउंट ऑफ हीट आपको देनी पड़ेगी। अमाउंट ऑफ हीट जो रिक्वायर्ड होगा वो इस बात पर भी डिपेंड करेगा कि बॉडी का नेचर कैसा है, और वो जो नेचर है वो कहीं ना कहीं स्पेसिफिक हीट से ही डिसाइड होता है ना। तो इसको हम बहुत डिटेल में समझेंगे। देखिए किताब में जो डिफिनीशन लिखी है, डिफिनीशन बस इतना ही है, और ये जो डिफिनीशन है हर कोई पढ़ाएगा आपको। ऐसा नहीं कि मतलब यहाँ पे डिफिनीशन कुछ हम अलग बता रहे हैं आपको, सेम टू सेम आपको कोई अदर टीचर भी पढ़ाएगा। किताब में भी आपको ऐसे मिल जाएंगे डिफिनीशन, लेकिन जो थिंकिंग होती है कि स्पेसिफिक हीट होती क्या है, वो आपको यहीं से मिलेगा। तो जरा सा भी आप साइड में नहीं होइएगा, सामने बैठे रहेंगे, बहुत मज़ा आने वाला है।
तो सी यहाँ पर हमने क्या लिखा कि ये जो है स्पेसिफिक हीट होता है। जैसे हमने कहें कि किसी भी पदार्थ का 1 ग्राम लिया और इसका 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आपने राइज किया, तो इतना देखिए अमाउंट कितना है 1 ग्राम, टेम्परेचर कितना बढ़ाया 1 डिग्री सेल्सियस, तो जो हीट की रिक्वायरमेंट होती है इसको आप कहोगे स्पेसिफिक हीट पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस के लिए। बट अगर हम ये कहें कि हमारे पास m ग्राम है और आप इसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस ना बढ़ा करके डेल्टा थीटा बढ़ा दिए, तो फाइनली जो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड होगी मास पर भी डिपेंड करेगा, साथ में नेचर जो है प्रॉपर्टी है जो बॉडी का उस पर भी डिपेंड करेगा और इस बात पर भी डिपेंड करेगा बॉडी का टेम्परेचर आपने कितना बढ़ाया है। बट बेसिक डिफिनीशन क्या है, 1 ग्राम ऑफ एनी सब्सटेंस बाई 1 डिग्री सेल्सियस, m ग्राम ऑफ एनी सब्सटेंस इनटू स्पेसिफिक हीट ऑफ एनी सब्सटेंस इनटू टेम्परेचर डिफरेंस या राइज इन टेम्परेचर। तो स्पेसिफिक हीट यहाँ से निकल के आया, यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट क्या मिला, कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। आई बात समझ में। फिर ऐसे डिफिनीशन हमने यहाँ पर एक और लिखा, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है, इट इज़ द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 ग्राम आइस इनटू 1 ग्राम वाटर। अच्छा थोड़ा सा यहाँ पर देख लो आप, अगर हम बात करें वाटर की, तो वाटर का स्पेसिफिक हीट कितना होता है बोलो, वाटर का स्पेसिफिक हीट होगा 1 ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। तो ये डिफिनीशन क्लियर हुआ होगा। चलिए थोड़ा सा हम स्पेसिफिक हीट के बारे में और पढ़ लेते हैं। अगर हम ये कहें कि वाटर के लिए C का वैल्यू क्या होगा, फॉर वाटर का स्पेसिफिक हीट बनता है 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। ये कुछ वैल्यू है आपको याद रखनी है। आइस की बात करें तो आइस के लिए होता है फॉर आइस, ये बनता है 0.5 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। आरी भाषण में तो स्पेसिफिक हीट की बात करें तो वाटर का 1 होता है और आइस का 0.5 होता है। और कोई भी सब्सटेंस आप ले लीजिए, आप किसी भी सब्सटेंस की बात करें तो उन सब्सटेंस का जो स्पेसिफिक हीट होगा वो डिफरेंट होगा। बट स्पेसिफिक हीट का मतलब है क्या, कुछ फीलिंग से नहीं आ रही। स्पेसिफिक हीट का मतलब क्या है, स्पेसिफिक हीट का मतलब ये होता है कि पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए कितना अमाउंट की रिक्वायरमेंट होगी, उसको ही कहा जाता है स्पेसिफिक हीट। तो अगर हम ये कहें कि किसी भी सब्सटेंस में सबसे जो ज़्यादा होता किसी भी सब्सटेंस का स्पेसिफिक हीट, दैट इज़ वाटर। दुनिया में सबसे ज़्यादा स्पेसिफिक हीट किसकी होगी, वाटर की। और वाटर कितनी है, 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। बाकी जितने भी सब्सटेंस होंगे उन सबका स्पेसिफिक हीट 1 से कम होता है। तो जिस बॉडी का स्पेसिफिक हीट ज़्यादा होगा उसका पर डिग्री सेल्सियस पर ग्राम मटेरियल में जो हीट रिक्वायर्ड होगी वो सबसे ज़्यादा होगी। और स्पेसिफिक हीट इस बात पर भी डिपेंड करता है कि जैसे हम ये कहें कि मान लो किसी बॉडी की स्पेसिफिक हीट ज़्यादा है, किसी बॉडी की स्पेसिफिक हीट ज़्यादा है, तो मतलब इसका ये निकला कि आप उस बॉडी को हीट आसानी से नहीं दे सकते और ना ही आप उससे आसानी से हीट ले सकते हो। एक छोटी सी कहानी आपको हम सुनाएं कि जैसे मान लो कोई एक दिमाग से मान लो थोड़ा सा असंतुलित बंदा है, थोड़ा सा मेंटली जो अब डिस्टर्ब बंदा है, तो अगर आप उसको कुछ देना चाहते हैं तो आपसे वो चुपचाप ले लेगा। वो आप सोचेगा नहीं कि भाई साहब सामने वाले ने क्यों किस पर्पज़ से हमको चीज़ दी है, या आप उससे कुछ लेना चाहें तो वो आपसे चुपचाप ले लेगा, है ना। मतलब कहने का कि आप अगर मेंटली कोई अनबैलेंस है तो आप उसको आसानी से कुछ दे भी सकते हो और आप उससे आसानी से कुछ ले भी सकते हो। बट वहीं पर अगर मान लो कोई एक अच्छा खासा मतलब हेल्दी इंसान जिसका मेंटल थोड़ा सा लेवल बढ़िया है, तो आप उसको आसानी से ना तो दे सकते हो ना ही तो आप उससे आसानी से ले सकते। तो जिस बॉडी की स्पेसिफिक हीट ज़्यादा होगी आप उसको आसानी से हीट ना तो दे सकते हो ना ही आप उससे आसानी से हीट ले सकते। तभी कहते हैं वाटर हैज़ क्लाइमेट कंट्रोलिंग प्रॉपर्टी। क्लाइमेट कंट्रोलिंग प्रॉपर्टी का मतलब है कि वाटर में जो हीट आपने सप्लाई, पहली बात तो वाटर हीट जल्दी लेगा नहीं, अगर हीट ले लिया तो फिर आप उससे आसानी से हीट ले भी नहीं पाओगे। तो जो शहर या जो गांव पानी या जो पानी वाला क्षेत्र होता है उसके पास है, तो उस गांव का टेम्परेचर ठंडियों में ना तो बहुत कम होगा और ना ही गर्मियों में बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि वाटर के अंदर क्या है, एनामलस बिहेवियर, क्लाइमेट कंट्रोलिंग प्रॉपर्टी होती है।
मतलब कि अगर उसने हीट गर्मियों में स्टोर कर ली है तो ठंडियों में अचानक वो हीट लॉस नहीं करेगा, धीरे धीरे हीट क्या करेगा, लॉस करेगा। भाई जो अच्छा मजबूत दिमाग से होगा पैसा क्या करेगा, ऐसे उड़ाता रहेगा, वो पैसा बहुत तो आराम से खर्च करेगा। तो स्पेसिफाई बंदा जो होगा वो पैसा या एनर्जी ना तो आसानी से लेगा और ले लिया तो आसानी से वो खर्च भी नहीं करेगा। तो वाटर के पास ऐसी खूबी होती है कि वाटर अगर हीट एक बार ले लिया तो वाटर से आसानी से हीट आप ले नहीं पाओगे, क्योंकि वाटर की स्पेसिफिक हीट सबसे ज़्यादा है। फिर लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन पे आते हैं। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का मतलब क्या है? इट इज़ द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 ग्राम आइस इनटू 1 ग्राम वाटर। तो 1 ग्राम आइस को 1 ग्राम वाटर में कन्वर्ट करने के लिए जो अमाउंट ऑफ हीट की रिक्वायरमेंट होती है उसको ही कहा जाता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अच्छा, वाटर आइस में कब कन्वर्ट होगा? जब वाटर का टेम्परेचर कहाँ पर होगा? 0 डिग्री। आइस वाटर में कब कन्वर्ट होगी? जब आइस का टेम्परेचर कितना होगा? 0 डिग्री सेल्सियस। आइस वाटर में तभी कन्वर्ट होगी जब आइस का टेम्परेचर कहाँ पर होगा? 0 डिग्री सेल्सियस पे। अब अगर इस आइस को आपने हीट सप्लाई की तो हीट सप्लाई करने के बाद क्या होगा? ये वाटर में कन्वर्ट होगा। और जो आइस वाटर में कन्वर्ट हो रही है, वाटर का भी टेम्परेचर कितना होगा? 0 डिग्री सेल्सियस। आइस वाटर में कन्वर्ट कब होगी? जब आइस का टेम्परेचर कितना होगा? 0 डिग्री सेल्सियस। तो ये जो आइस है इसको हीट देने पर क्या होगा? वाटर में कन्वर्ट होगा। और वाटर में जब तब तक कन्वर्ट होगा जब तक पूरी तरह से आइस मेल्ट ना हो जाए। तो फाइनली टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आएगा। जो भी हीट आपने सप्लाई की वो सारी हीट कहाँ चली गई? आइस को मेल्ट करने में, टेम्परेचर राइज करने में नहीं जाएगी। बाकी बात की बात है कि अगर आपने पूरी तरह से आइस कन्वर्ट कर ली है, फर्दर हीट सप्लाई करोगे तो अब यहाँ पे टेम्परेचर राइज होगा। तो जब तक फेस चेंज पूरी तरह से नहीं हो जाता है तब तक टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। फेस यहाँ पर चेंज हो चुका है। अब यहाँ पर जो भी हीट सप्लाई करोगे इस वाटर को, अब ये टेम्परेचर अपना बढ़ाएगा। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की बात करें कितना होता है? 80 कैलोरी पर ग्राम। ये किसके लिए होता है? आइस के लिए। तो आइस का लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कितना होगा? 80 कैलोरी पर ग्राम। मतलब कि 1 ग्राम आइस को 1 ग्राम वाटर में कन्वर्ट करने के लिए कितना हीट की रिक्वायरमेंट होगी? 80 कैलोरी। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन में लिखा है। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन का मतलब क्या? इट इज़ द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 ग्राम वाटर इंटू 1 ग्राम स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस। अब आप ये समझो कि वाटर मान लो यहाँ तक पहुँच चुका है। अब आपने इसको हीट सप्लाई किया, टेम्परेचर बढ़ाता चला गया, फाइनली कहाँ तक जाएगा भाई साहब? ये वाटर कहाँ तक जाएगा? 100 डिग्री सेल्सियस। अब अगर आपने फर्दर इस वाटर को हीट सप्लाई की तो ये किस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा? स्टीम में। अब 1 ग्राम स्टीम बनाना है, 1 ग्राम वाटर जो कि 100 डिग्री सेल्सियस पे है और आप इसको स्टीम में कन्वर्ट करना चाहते हैं। स्टीम का भी टेम्परेचर कितना है? 100 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर हीट आपको पर ग्राम जो देना पड़ेगा दैट इज़ 540 कैलोरी पर ग्राम। जो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन निकल के आया है तो पर ग्राम के लिए जो हीट रिक्वायर्ड होगी दैट इज़ 540 कैलोरी। एक तरह से कह सकते हैं कि जो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है लगभग लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का 7 गुना है, लगभग 7 टाइम्स है ना। तो मतलब कहने के जो अमाउंट यहाँ पर देना पड़ेगा इसका लगभग 7 टाइम्स आपको यहाँ पर अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी, है ना। तो ये कुछ बेसिक डिफिनीशन हो गई। एक डिफिनीशन ने यहाँ पर लिखा वाटर इक्विवेलेंट। वाटर इक्विवेलेंट का मतलब क्या है? वाटर इक्विवेलेंट ऑफ बॉडी इज डिफाइंड एज द मास ऑफ वाटर वी शुड टेक या यहाँ पर ऑब्जर्व या इवॉल्व में लिख दिया है, वी शुड ऑब्जर्व और इवॉल्व द सेम अमाउंट ऑफ हीट एज इज डन बाय द बॉडी इन राइजिंग और फॉलिंग थ्रू द सेम रेंज ऑफ टेम्परेचर। अब इतनी बड़ी डिफिनीशन आपको पल्ले नहीं पड़ी, गुरुजी ने क्या लिख दिया है ना। तो थोड़ा समझो ये है क्या चीज़। जैसे ठंडियों का मौसम है फॉर एग्जांपल, हालांकि अब तो गर्मी आ गई है, तो ठंडियों में आप क्या करते हैं? ठंडे पानी से नहाते हो, गर्म पानी से? गर्म पानी से नहाते हो और आपको पानी गर्म करना था भाई साहब। तो पानी गर्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? एक बर्तन का यूज करना पड़ेगा। जैसे मान लो आपने कोई बर्तन लिया
वेसल लिया है ना। अब इस वेसल में आपने पानी भर दिया, अब पानी गर्म करने के लिए आपको सबसे पहले कुछ वेसल की रिक्वायरमेंट होगी। अब इस वेसल के बारे में नहीं पता है कि इस वेसल की प्रॉपर्टी क्या है, तो आप जो हीट सप्लाई करोगे वो हीट क्या डायरेक्ट वाटर के पास पहुंचेगी? आपका पर्पज क्या है, पानी गर्म करना कि बर्तन गर्म करना? आपका पर्पज है पानी गर्म करना, बट इनडायरेक्टली पानी गर्म होगा, लेकिन डायरेक्टली कौन हीट अप होगा? बर्तन। अब बर्तन के पास जो भी हीट पहुंचेगी वो हीट वाटर के पास पहुंचेगी, लेकिन ये बीच वाला मीडिएटर है। आप समझते हैं कि जब आप किसी इंसान को पैसा देते हैं कि मान लो भाई साहब आपको कुछ काम करवाना है, तो आपने मान लो 5,000 सप्लाई किया। अब ये 5,000 क्या लगता है कि सामने वाले ने आगे मतलब 5,000 ही ट्रांसफ़र किया होगा? इमेजिन करो कि मान लो कोई सरकारी काम है, तो सरकारी काम में अगर आपको कुछ आगे काम करवाना है तो फाइनली कोई बीच मीडिएटर पकड़ते हैं, इसको आप कहते हैं ब्रोकर। तो ब्रोकर क्या करता है कि आप मान लो 5,000 दिए, तो सामने कितना ट्रांसफ़र किया हो सकता है? 3,000 ट्रांसफ़र किया। आपने तो सप्लाई किया 5,000, लेकिन पहुंचाया कितना? 3,000। तो ऐसा यहाँ पर भी होता है, जैसे हम ये कहें कि हम मान लो यहाँ से क्यू हीट सप्लाई किए। अब हमारा पर्पज़ था क्यू हीट पूरी तरह से वाटर के पास पहुँचे, लेकिन ऐसा कोई बर्तन नहीं बना है कि हीट लेने के बाद पूरी हीट इस वाटर को पहुँचा दें। ये मीडिएटर है, बीच में कुछ पैसा ही खा जाएगा, तो हमको नहीं पता कितना खाएगा। अगर हमें ये पता करना कितना खाएगा, अच्छा खाने की जो खूबी है वो सबकी अलग अलग होगी। आपने ज़रूरी नहीं कि यहाँ पर 5,000 से 3,000 की बात हुई होगी। आप 5,000 मान लो किसी दूसरे इंसान को सप्लाई करोगे, ये पहला इंसान जो कि 3,000 सप्लाई किया 2,000 खुद खा गया, 2,000 ये खुद खा गया भाई साहब। अब आपने एक अगला बंदा पकड़ा, उससे भी आपने बोला भैया सेम काम करवाना है और आप जो है 5,000 हमसे ले लो, काम करवा दो। अब इस इंसान ने हो सकता है कि भाई साहब थोड़ा सा ईमानदार था, तो कम खाया, मान लो इसने आगे 4,000 ट्रांसफ़र किया, 1,000 खा गया। तो ये तो जो खाने की जो खूबी है, खाने की जो कला है, ये पर्सन टू पर्सन वेरी कर रही है। अब पानी गर्म करना चाहते हैं आप, तो पानी गर्म करने के लिए ज़रूरी थोड़ी ना कि आप यहाँ पर सिर्फ स्टील का ही बर्तन यूज करोगे। आप यहाँ पर कॉपर है, आयरन, इन सब का बर्तन यूज कर सकते हैं। तो जो ये हीट आपने सप्लाई की, इस हीट को कितना आगे पहुँचाएगा, ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि ये बर्तन किसका है, इसकी प्रॉपर्टी क्या है। तो ये कितना हीट खाएगा इसके बारे में हमको नहीं पता है। हम ये कहें कि मान लो पानी जो हमने बर्तन में रखा था इनिशियली, उस पानी का टेम्परेचर था 20 डिग्री सेल्सियस, और आपको बहुत ज़्यादा ठंडी लगती है भाई साहब, आप जो है साला 50 या 60 डिग्री सेल्सियस के पानी से नहाना चाहते हैं, इतना ज़्यादा ठंडी लगी आपको। तो पानी का टेम्परेचर आपने कहाँ से कहाँ बढ़ा दिया? 20 से 60। अमाउंट ऑफ वाटर मान लेते हैं, ये दिया फॉर एग्जाम्पल, और 10 kg मान लेते हैं। 10 kg आपने पानी गर्म करना शुरू कर दिया, तो अमाउंट ऑफ वाटर पता है, 20 से 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाना, ये भी आपको पता है। अब इस पानी को यहाँ से यहाँ तक पहुँचाने में कितना अमाउंट ऑफ हीट की रिक्वायरमेंट होगी, उसका कैलकुलेशन आपके पास है mc डेल्टा थीटा। तो बताइए, वाटर के पास जो हीट सप्लाई हुई है, मास दिया है 1,000, आप इसको कन्वर्ट 10 kg दिया, आप इसको कन्वर्ट करेंगे ग्राम में, से रखोगे 1, डेल्टा थीटा रखोगे, डेल्टा थीटा मतलब 40, कितना आएगा? 410 की पावर 3 कैलोरी। इतना हीट वाटर के पास पहुंची होगी। लेकिन आप ये बताओ कि जो हीट वाटर के पास पहुंची, इस कहानी को यहाँ तक ले जाने में क्या यही हीट आपने यहाँ से ली है? यहाँ से आपने हीट इतना नहीं, इससे कहीं ज़्यादा ली है। ये तो आपने वाटर से पूछा ना, इस बर्तन के पास कितना हीट, आप उसको कैसे पहुँचोगे? तो अगर हमको ये बात पता है कि बर्तन का स्पेसिफिक, अच्छा 20 का पानी है, अब 60 का पानी हो गया, जितना वाटर का टेम्परेचर होगा उतना ही इस बर्तन का टेम्परेचर होगा। बात अलग है, मास यहाँ पर डिफरेंट होगा, लेकिन फाइनल टेम्परेचर दोनों का सेम ही रहना है। तो आप ये बताओ कि बर्तन की मास मान लो पता, हमको मास हमें पता है, बर्तन का जो डेल्टा थीटा ये भी आपको पता है, बट बर्तन कितना हीट लेगा
वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि यहाँ पर इस बर्तन का C कितना है। अब ये C आपको नहीं पता है, तो फाइनली एग्जामिनर क्या करता है, या किताब में आपको जो टर्म्स मिलेगा, बर्तन का वाटर इक्विवेलेंट, बर्तन का वाटर इक्विवेलेंट। तो वाटर इक्विवेलेंट का मतलब है कि जो हीट यहाँ पर बर्तन ले रहा था पानी से, अब आपका कोई मतलब नहीं, पानी जो हीट ले रहा है उसको आप कैलकुलेट कर सकते हो, बट हम ये बर्तन कितना हीट लेगा इस बर्तन से नहीं पूछ सकते। हम क्या करें, इस बर्तन को रिप्लेस करें, रिप्लेस करके हम कुछ अमाउंट ऑफ वाटर ले लें, कुछ अमाउंट ऑफ, समझिएगा, ये हीट कितना लेगा पानी, ये हम कैलकुलेट कर चुके हैं। अब बर्तन कितना हीट लेगा इसको कैलकुलेट करने के लिए आपको करना क्या है, जितनी हीट वेसल ले रहा था या ये बर्तन ले रहा था उतनी ही हीट आप किसको पहुंचाओगे, वाटर के पास। अब ये बात अलग है कि यहाँ पर जो मास होगा बर्तन का उतना ही मास ऑफ वाटर आप नहीं लोगे, क्योंकि दोनों प्रॉपर्टी डिफरेंट है। अगर हम ये कहें कि डेल्टा थीटा यहाँ पर 40 डिग्री सेल्सियस है, तो बर्तन के लिए 40 डिग्री सेल्सियस के लिए जो अमाउंट ऑफ हीट होगी m ग्राम के लिए, वो वाटर के लिए m ग्राम के लिए डेल्टा थीटा 40 डिग्री सेल्सियस के लिए जो अमाउंट ऑफ हीट होगी वो डिफरेंट होगी। अगर हीट भी सेम रखना चाहते हैं, टेम्परेचर डिफरेंस भी आप सेम रखना चाहते हैं बर्तन का और जो वाटर यहाँ पे लेना है, तो आपको यहाँ पर मास ऑफ वाटर और मास ऑफ वेसल डिफरेंट लेना पड़ेगा। तो कुल मिला कहने का मतलब है कि इस वेसल के बारे में आप नहीं पढ़ सकते, तो आप एक काम करो, इस वेसल को भूल जाओ, इसके बदले आप उतने अमाउंट ऑफ वाटर की बात करोगे जितने अमाउंट ऑफ वाटर में जितना हीट ये वेसल ले रहा था उतनी हीट अगर उतने अमाउंट ऑफ वाटर को सप्लाई की जाए उतना ही टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, तो हम इस वेसल को भूल करके हम किसकी बात करेंगे, वाटर इक्विवेलेंट की। तो वाटर इक्विवेलेंट बेसिकली है क्या, इस वेसल का रिप्लेसमेंट हो गया। वेसल को रिप्लेस करके आप यहाँ पर कुछ अमाउंट ऑफ वाटर ले लीजिए। अब अच्छा, जैसे मान लो हम ये कहें कि इस बर्तन का वाटर इक्विवेलेंट 2 kg है और पानी यहाँ पर भरा हुआ है 10 kg, तो अब टोटल अमाउंट ऑफ वाटर कितना लोगे आप, 12 kg लोगे। अब बर्तन से हमारा कोई मतलब नहीं, जो हीट यहाँ पर सप्लाई होगी वो 10 kg को नहीं सप्लाई होगी, वो 10 + 2 kg को हीट सप्लाई होगी। अभी जो 2 kg वाटर हीट ले रहा था उतनी हीट इस वेसल के पास जा रही थी, तो हम 2 kg ले करके इस बर्तन को भूल जाते। तो वाटर इक्विवेलेंट का मतलब है कि जो अमाउंट ऑफ हीट वेसल ले रहा था उतनी अमाउंट ऑफ हीट अगर हम वाटर को दे दें, तो जितना टेम्परेचर वेसल अपना राइज किया था, फॉल किया था, उतना ही टेम्परेचर वो वाटर भी फॉल या राइज करेगा। तो बर्तन भूल करके हम उसका क्या लेंगे, इक्विवेलेंट वाटर। वाटर इक्विवेलेंट है ना, इक्विवेलेंट का मतलब जो काम वेसल करेगा वही काम कौन करेगा, वाटर करेगा। आई बात समझ में? तो अब चलिए थोड़ा सा इसको और डिटेल में समझते हैं। अब वाटर इक्विवेलेंट कितना होगा उसका कैलकुलेशन भी कहीं ना कहीं आपको वेसल से ही पूछना पड़ेगा। भाई हमने क्या बोला कि जो खाने की खूबियां हैं वो पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा, तो वाटर इक्विवेलेंट हर एक वेसल का सेम नहीं होगा, वो डिफरेंट होगा। हालांकि वाटर इक्विवेलेंट का कैलकुलेशन पूछा नहीं, लेकिन फिर भी कैलकुलेट कैसे करेंगे आप समझो। यहाँ पे जैसे हम कहें कि मान लो ये बर्तन है, अब ये वाटर जो अंदर है इस वाटर से हमारा कोई मतलब नहीं, हमें बात करनी है वेसल से। वाटर के बारे में तो पहले से आप जानते हैं। मान लो क्यू हीट आपने सप्लाई किया, इस क्यू हीट का वेसल के पास गया, क्यू वेसल। अब इससे जो टेम्परेचर राइज होगा इस वेसल का वो कितना लिखोगे, मास ऑफ वेसल स्पेसिफिक हीट ऑफ वेसल इनटू डेल्टा थीटा। अब एक काम करें, इस वेसल को भूल करके इतनी ही हीट सप्लाई कर दो आप वाटर को, तो वाटर को जो हीट सप्लाई किया वो हीट इस वेसल की हीट के इक्वल है। ये यहाँ वाली हीट हम नहीं कैलकुलेट कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि जो वेसल हीट ले रहा है वो इतना कैलकुलेशन बन रहा। अब इतनी हीट हम मान लेते हैं, कुछ वाटर ले लिया, ये जो अंदर वाला वाटर उसकी वाटर की बात नहीं हो रही है, कुछ वाटर आपने ले लिया। अब उस वाटर का मास कितना होगा हमको नहीं पता। अभी जो मास यहाँ पे लिखोगे वाटर का, इसको ही कहा जाएगा वाटर इक्विवेलेंट। तो आप यहाँ पे लिख लो W इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इंटू डेल्टा थीटा। ये बात तो बोली गई ना, सेम अमाउंट ऑफ हीट इज टेकन एज वेसल
इज इक्वल टू सेम अमाउंट ऑफ हीट टेकन एज वाटर। जो हीट ये वेसल ले रहा है उतना हीट कौन लेगा? वाटर। जितना टेम्परेचर यहाँ पे वेसल का राइज हुआ उतना ही टेम्परेचर यहाँ पर वाटर का राइज होगा। आप इनको इक्वेट कर लो अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन। क्यू वी बराबर क्या लिखो? क्यू डब्ल्यू क्या लिखें? मास ऑफ वेसल इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ वेसल इंटू डेल्टा थीटा बराबर क्या लिखेंगे? वाटर इक्विवेलेंट सी डब्ल्यू इंटू डेल्टा थीटा। तो वाटर इक्विवेलेंट कितना निकल के आएगा? दैट इज मास ऑफ वेसल इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ वेसल, और बाई में क्या लिखोगे? स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। अब ये बताओ कि स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर आपको पहले से ही पता है कितना होता है? 1। तो वाटर इक्विवेलेंट इस बात पे डिपेंड किया कि कितना मास वेसल का है और कितनी इसकी स्पेसिफिक हीट है। उन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है बाई में स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। और स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर की बात करें तो ये आपका 1 होता है। तो फाइनली अगर यहाँ पर 1 लिख दिया तो यहाँ पर मास किस में रखो? ग्राम में, और CV किस में रखोगे? कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस में। तो ऐसे वाटर इक्विवेलेंट कैलकुलेशन भी किया जा सकता है। अच्छा, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन हमने पढ़ा। इसके जैसे लेटेंट हीट ऑफ एवेपोरेशन भी होता है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ एवेपोरेशन बस इतना अंतर होता है कि फ्यूजन जो होता है, सॉरी, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन और लेटेंट हीट ऑफ एवेपोरेशन, दो चीज़ें यहाँ पर हैं, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन एंड लेटेंट हीट ऑफ एवेपोरेशन। ये दोनों सेम चीज़ है कि डिफरेंट है? दीज आर डिफरेंट थिंग्स। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की बात करें तो ये बात कहाँ से शुरू हुई थी? वाटर हुज टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस। आप जानते हैं गर्मियों में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा नहीं होता है, फिर भी गर्मियों में तालाब क्या होता है? सूख जाता है। अब जैसे गर्मियों में टेम्परेचर मान लो पहुंच गया 40 डिग्री सेल्सियस। अब इस 40 डिग्री सेल्सियस पर भी जो पानी है ये भाप में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। आप ये समझो कि पानी जो तालाब में कम होता है वो कहाँ जाता है? वो पानी कहाँ जाएगा बताओ? ये भाप में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन यहाँ पर भाप में कन्वर्ट होने की जो कहानी है वो 100 डिग्री सेल्सियस पर नहीं हो रही है। ये बात होगी बहुत कम, मान लो जैसे यहाँ पर 40 डिग्री सेल्सियस है, इस 40 डिग्री सेल्सियस पर भी पानी भाप में कन्वर्ट हो सकता है। जबकि लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की बात करें हमेशा किस टेम्परेचर पे होगा? वाटर हुज टेम्परेचर इज 100 डिग्री सेल्सियस। वहीं पर क्या होगा? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की बात होना शुरू हो जाएगी। बट अगर ये बात करें लेटेंट हीट ऑफ एवेपोरेशन तो ये जो है बात कहीं ना कहीं 40 पर भी हो सकती है, 50 पर भी हो सकती है। ये कुछ मतलब फिक्स नहीं होता है। क्लाइमेट कैसा उस पर भी चीज़ें डिपेंड करती हैं। बट अगर हम ये कहें कि लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन का जो वैल्यू था ये था 540 कैलोरी पर ग्राम, 540 कैलोरी पर ग्राम। लेटेंट हीट ऑफ एवेपोरेशन भी जो निकल के आता है इसका भी वैल्यू होता है 540 कैलोरी पर ग्राम, 540 कैलोरी पर ग्राम। ये लेटेंट हीट ऑफ एवेपोरेशन। तो वैल्यू दोनों सेम, बस फिनोमेना की बात करें जो कहानी है वो डिफरेंट है दोनों का। वाटर 100 पर भाप में कन्वर्ट होगा, इसको हम कहेंगे वेपराइजेशन, और 40 पर जो पानी भाप में कन्वर्ट हो रहा है इसको आप कहोगे एवेपोरेशन। अब एवेपोरेशन होता है क्या, समझो इस चीज़ को। जैसे हम ये कहें कि मान लो पानी है, तालाब है, इस तालाब का जो ऊपर वाला सतह है, अपर सरफेस है, इस सरफेस पर बहुत सारे लिक्विड मॉलिक्यूल होंगे ऐसे। अब जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा तो जो सरफेस के मॉलिक्यूल हैं इनको क्या मिल जाएगा? ड्यू टू टेम्परेचर थर्मल काइनेटिक एनर्जी। जैसे टेम्परेचर बढ़ा तो फाइनली इनको क्या मिल गया? थर्मल काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो इनके बीच का जो बॉन्ड है वो बॉन्ड स्ट्रांग होगा कि और वीक हो जाएगा? जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो आप लोग क्या करते हैं, मान लो एक चेयर पर 4 लोग बैठे हैं, फॉर एग्जांपल एक बेंच पर 4 लोग बैठे हैं, तो अगर बात गर्मियों की हो रही है तो वहाँ पर बच्चे जो है क्या कहेंगे, थोड़ा सा यार तुम दूर चलो। तो गर्मियों में क्या होगा? बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, बॉन्ड थोड़ा सा वीक हो जाता है। तो जैसे गर्मी बढ़ी फाइनली हुआ क्या कि इन वाटर मॉलिक्यूल के बीच का जो बॉन्ड है वो थोड़ा सा वीक होने लगा। और जब बॉन्ड वीक हुआ तो फाइनली होगा क्या कि ये जो है इसी सरफेस पर डांस करने लगेगा ऐसे। अब डांस करते समय मान लो हवा भी चल रही है, तो जैसे ही सरफेस से बाहर आया
अच्छा डांस कर रहा था, लेकिन नीचे वाले जो लिक्विड मॉलिक्यूल हैं वो क्या करेंगे, इसको अंदर खींचेंगे। जो लिक्विड मॉलिक्यूल हैं ये नहीं चाहेंगे कि जो अपर सरफेस के लिक्विड मॉलिक्यूल वो बाहर जाएं। इनके बीच में दोस्ती है, लेकिन वो दोस्ती भी कब तक मेंटेन रहेगी, जब तक ये वाले मॉलिक्यूल दोस्ती का जो फर्ज है वो निभाएं। अब ये जो लिक्विड मॉलिक्यूल सरफेस वाले दूर जाना चाह रहे हैं और नीचे वाले लिक्विड मॉलिक्यूल क्या चाहते हैं, इसको खींचना चाहते हैं। लेकिन जैसे टेम्परेचर बढ़ा तो इनमें जो है क्या थर्मल काइनेटिक एनर्जी आई होगी, तो फाइनली हुआ क्या कि ऐसे ही मतलब ये उछलने लगे। और जब उछलेंगे तो होगा क्या कि इनके बीच का बॉन्ड थोड़ा सा वीक होगा, और बॉन्ड अगर बहुत ज़्यादा वीक हो गया फाइनली हुआ क्या कि मतलब जो है अब ये वाले नीचे वाले गुस्सा आ गए, अबे तुमको जाना हो जाओ, है ना। फाइनली इनको गुस्सा आ गई, जो नीचे वाले मॉलिक्यूल इनको गुस्सा आई और बोले कि तुम जो है उछल कूद कर रहे हो, जाओ साला मरो यहाँ से, है ना। तो इनको क्या करेंगे, फाइनली जो है ये बाहर आ जाएंगे। जैसे बाहर आए तो वापस अब कभी ये नीचे नहीं आ पाएंगे, तो ऐसे हवा के साथ ही उड़ गए। तो इसको कहा जाता है एवेपोरेशन। अब एवेपोरेशन का मतलब ऐसा नहीं कि यहाँ पर टेम्परेचर लगभग 100 डिग्री सेल्सियस, ऐसा नहीं था। ये टेम्परेचर बहुत ज़्यादा नहीं था, लगभग 40 डिग्री सेल्सियस मान लेते हैं। इस 40 डिग्री सेल्सियस पर भी बात ऐसी होने लगी कि जो वाटर के मॉलिक्यूल हैं एक तरह से भाप में कन्वर्ट होना शुरू हो गए। तो ऐसे फिर नीचे वाले मॉलिक्यूल सरफेस पे आ जाएंगे, वो भी डांस करना चाहेंगे। तो फाइनली होगा क्या, गर्मियों में पानी जो धीरे धीरे खत्म होता चला जाता है। लेकिन ये जो प्रोसेस बहुत फास्ट नहीं होता है। ऐसा नहीं कि आज मान लो 40 डिग्री सेल्सियस हुआ, सुबह 40 डिग्री सेल्सियस था, तालाब बिल्कुल भरा था लबालब, और शाम तक साला तालाब सूख गया, ऐसा नहीं है। तालाब सूखने की जो कहानी है थोड़ा सा स्लो प्रोसेस है। वेपराइजेशन की बात करें 100 डिग्री सेल्सियस पर बात हो रही, और ये बहुत फास्ट प्रोसेस हो जाएगी। प्रोसेस की बात करें तो प्रोसेस में डिफरेंस है चीज़ों का, बट अगर हम बात करें कि पर ग्राम जो वाटर भाप में कन्वर्ट हो रहा, चाहे वो एवेपोरेशन के थ्रू हो चाहे वेपराइजेशन के थ्रू हो, पर ग्राम जो वाटर कन्वर्ट होगा स्टीम में, वो जो एनर्जी लेके जाएगा 540 कैलोरी पर ग्राम। अब इसी बात पर क्वेश्चन जो है वर्मा जी ने बनाया है, SC वर्मा। आपने बहुत पहले बहुत मतलब गरीब रहे होंगे जब आप, तो आपके घर में फ्रिज नहीं रहा होगा, है ना। आप में से बहुत से बच्चे अभी भी बहुत गरीब होंगे, मे भी। तो होगा क्या कि मतलब कुछ लोगों को आदत होती है कि भाई साहब ठंडा पानी पीने की, एक फैशन सा होता है ठंडा पानी पीने का। तो गांव में बहुत गरीब घर में फ्रिज की बात नहीं होती, AC की बात नहीं होती है। तो गांव में होता क्या कि ठंडा पानी पीने के एक अलग ही टेक्निक यूज करते हैं वो लोग। उसको कहा था इंडियन स्टाइल ऑफ कूलिंग। इंडियन स्टाइल ऑफ कूलिंग, ये क्वेश्चन बढ़िया पूछा है वर्मा जी ने। तो इंडियन स्टाइल ऑफ कूलिंग का मतलब है क्या कि आप जैसे मान लो ठंडा पानी के पीने के मान लो आप एडिक्टेड हो, तो हुआ क्या कि आपको ठंडा पानी पीना था, आपके घर में फ्रिज है नहीं, तो आपने क्या किया, एक बर्तन लिया। बर्तन कौन सा लोगे, मिट्टी का, जिसको आप हिंदी में क्या कहते हैं, घड़ा, सुराही, जो भी आप नाम देना चाहें। तो घड़ा आप मार्केट से लाए, इस घड़े में आपने पानी भर दिया। अब आप इमेजिन करो कि आपने पानी अगर मान लो यहाँ तक फिल किया है, तो कुछ टाइम बाद अगर आप इसको मार्क कर दो, मान लो आपने ये मार्क कर दिया कि हमने पानी यहाँ तक भरा है, 1 घंटे बाद आप देखोगे पानी का लेवल थोड़ा सा नीचे आ जाएगा। पानी का जो लेवल थोड़ा सा वो नीचे आ जाएगा, बहुत ज़्यादा नहीं आएगा, क्योंकि एवेपोरेशन इज़ अ बहुत स्लो प्रोसेस होता है। ऐसा नहीं कि एवेपोरेशन में जो है पानी बहुत फास्ट उड़ रहा है ना, ये बहुत स्लो प्रोसेस होता है। तो पानी के लेवल हल्का से यहाँ पे डाउन हो जाता है, थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं डाउन होता, थोड़ा सा। अब आप देखते हैं कि आपने इसमें पानी मान लो एक नॉर्मल टेम्परेचर भरा, मान लो 25 डिग्री सेल्सियस का आपने पानी भरा। अब इस पानी का टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा, और कम होकर के मान लो हो गया 20 डिग्री सेल्सियस। तो अब ये 25 से 20 डिग्री सेल्सियस पहुंचने में समय लगा होगा। फ्रिज में पानी रखोगे, फ्रिज में पानी 25 से 20 डिग्री सेल्सियस पहुंचने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है, वो एक आर्टिफिशियल मेथड हो गया। तो वो बहुत फास्ट प्रोसेस होता है, बट ये इंडियन स्टाइल ऑफ कूलिंग जो है बहुत स्लो मेथड है, और ये जो बेस होता है एवेपोरेशन पर बेस होता है। अच्छा, घड़े में कुछ पोर्स होते हैं, आपने सुना हो घड़े में कुछ पोर्स होते हैं। अब ऐसा नहीं कि आपने एक बार घड़ा खरीदा, उसको आपने यूज़ किया,
फिर आपके बच्चों ने यूज़ किया, बच्चों के बच्चों ने यूज़ किया। ऐसा नहीं, आपने जो घड़ा ख़रीदा है इसको आपको चेंज करना पड़ेगा। लगभग साल 2 साल में, साल 2 साल क्या 6-7 महीने में आपको चेंज करना पड़ेगा। रीज़न क्या है कि जब ये पोर्स थे, जब आप घड़ा लाए तब यहाँ पर पोर्स थे, और इन्हीं पोर्स के थ्रू वाटर क्या होगा, बाहर आएगा। ऐसे वाटर इन पोर्स के थ्रू क्या होगा, बाहर आएगा। अब ये पोर्स भी बहुत लंबे समय तक मेंटेन नहीं रहेंगे, क्योंकि डस्ट वगैरह मान लो घर में उड़ रही है, तो फाइनली हो क्या, डस्ट के द्वारा जो है मतलब ये पोर्स जो है कवर हो गए, तो पानी बाहर आ नहीं पाएगा। जब पानी बाहर नहीं आया तो अपने साथ एनर्जी भी लेके नहीं जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि पर ग्राम वाटर अगर स्टीम में कन्वर्ट हो रहा तो वहाँ पर एनर्जी कितना देना पड़ेगा, 540 कैलोरी, इतना एनर्जी आपको देना पड़ेगा। तो अगर यहाँ से 1 ग्राम वाटर पोर्स के थ्रू 1 ग्राम वाटर बाहर आया, तो इस 1 ग्राम वाटर से जो एनर्जी बाहर निकल के आएगी लगभग 540 कैलोरी निकल के आएगी। अब आप वाटर से हीट लोगे तो वाटर का टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा। वाटर को हीट देंगे तो फाइनली उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, लेकिन यहाँ पर वाटर क्या है, हीट लेकर के बाहर आ रहा है। जब वाटर हीट लेके बाहर आएगा तो यहाँ टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा। तो क्वेश्चन यहाँ पर ये पूछता कि घड़े में मान लो आपने पानी भरा 10 kg, घड़े में पानी आपने कितना भरा, 10 kg, और इन पोर्स के थ्रू जो वाटर आ रहा पर सेकेंड वो आ रहा, आप लिख लीजिए कि ये वाटर जो आ रहा 1/10 ग्राम पर सेकेंड। इस रेट से पानी बाहर आ रहा, पोर्स से पर सेकेंड जो पानी वाटर बाहर आ रहा है दैट इज़ 1/10 ग्राम। तो क्वेश्चन यहाँ पर, अच्छा अगर हम ये कहते हैं कि 1 सेकंड में 1 ग्राम वाटर बाहर आ रहा, मतलब कहने का 1 सेकंड में कितना एनर्जी बाहर जा रही होगी, 540 कैलोरी। लेकिन यहाँ पर हमने क्या बोला कि 1/10 ऑफ ग्राम पर सेकंड इतना वाटर बाहर आ रहा, मतलब कहने की जो एनर्जी पर सेकंड बाहर निकल के आएगी वो 540 की जगह पर 54 कैलोरी पर सेकंड एनर्जी बाहर आएगी। अब 54 कैलोरी पर सेकंड एनर्जी अगर बाहर आ रही है अंदर से, तो इस अंदर वाले वाटर का टेम्परेचर कम होता चला जाएगा। अब क्वेश्चन यहाँ पर यही पूछा गया कि 25 डिग्री सेल्सियस का पानी था, अब इसको 20 डिग्री सेल्सियस पहुँचने में कितना समय लगा होगा। अब हम जानते हैं कि अंदर वाले पानी का टेम्परेचर क्या है, कम हो रहा। अब ये कम क्यों हो रहा, चूँकि यहाँ इन पोर्स के थ्रू वाटर बाहर आ रहा, और जब वाटर पर ग्राम बाहर आएगा तो उस पर ग्राम वाटर से कितना एनर्जी रिलीज होगी, 540 कैलोरी। आई बात समझ में। तो एक बात हमको पता है कि वाटर का टेम्परेचर जो डाउन हो रहा अंदर की तरफ वो m/c/डेल्टा है। अब ये जो टेम्परेचर कम हो रहा, यही क्या एनर्जी बाहर निकल के आ रही है उसके बराबर होगा। तो बाहर एनर्जी कितना निकल के आ रही है, दैट इज m/लेटेंट हीट ऑफ एवेपोरेशन। बात अलग है कि यहाँ पर सेकंड जो वाटर बाहर आ रहा उसकी बात हो रही, तो आप इसको लिखोगे dm/dt। अब dm/dt मतलब यहाँ पे टाइम से आपने डिवाइड किया, तो आपको यहाँ पे टाइम से मल्टीप्लाई भी तो करना पड़ेगा, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड एनर्जी है और यहाँ पर एनर्जी बाय में टाइम हो गया, तो आप इक्वेट नहीं कर पाओगे। तो फाइनली यहाँ पर t टाइम से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब dm/dt कितना दिया है, 1 ग्राम पर सेकेंड। लेटेंट हीट ऑफ एवेपोरेशन कितना रखोगे, 540। मास ऑफ वाटर जो अंदर है वो कितना है, 10 kg। c कितना रखोगे, 1 डेल्टा थीटा कितना रखोगे, 25 से 20 गया मतलब कि 5, ठीक है। 25 से 20 का मतलब 5 हो गया डिफरेंस। और dm/dt कितना रखोगे, 1/10 लेटेंट हीट ऑफ एवेपोरेशन दैट इज 54 × 10 × t। अब यहाँ से t कैलकुलेट कर लो आप। तो लेटेंट हीट ऑफ एवेपोरेशन पर बेस क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता है, तो इसको कहा जाता है इंडियन स्टाइल ऑफ कूलिंग। आई बात समझ में। तो चलिए अब इन पर कुछ हम थोड़ा सा और बात कर लेते हैं। टॉपिक पहले ख़त्म कर लेते हैं, फिर हम लोग न्यूमेरिकल करते हैं। तो अब क्वेश्चन जो आपको मिलेंगे डायरेक्ट, अगर हम नीट की बात करें तो नीट पर छोटा छोटा चुटकुला आपको मिलेगा, बट आईटी की बात करें तो वहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा घुमा करके आपको देगा। और उन क्वेश्चन को करने का मतलब कि आपको मैकेनिक्स का बढ़िया नॉलेज होना चाहिए। चलिए पहले हम कुछ समझते हैं। जैसे हम ये कहें, अच्छा स्टार्टिंग में ऐसा नहीं माना जाता था कि जो वर्क है वही एक तरह से हीट में कन्वर्ट होता है। स्टार्टिंग में ऐसा नहीं मानते थे लोग कि जो वर्क है
वो हीट में कन्वर्ट हो सकता है या हीट वर्क में कन्वर्ट हो सकती है। ऐसा स्टार्टिंग में नहीं मानते थे, फिर एक साइंटिस्ट आए, उन्होंने ऐसा करके देखा तो पता चला कि वाटर को और वर्क को हीट में कन्वर्ट किया जा सकता है, वर्क को हीट में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो इस पर एक एक्सपेरिमेंट हुआ। एक्सपेरिमेंट कुछ ऐसा था, जैसे मान लो साइकिल का एक पहिया है, साइकिल का एक पहिया है। पहले एक पानी का एक टब ले लो, इस टब में जो है आप एक साइकिल का पहिया ऐसे रख दो। ऐसा एक्सपेरिमेंट आप घर पे कर सकते हो। अब इस साइकिल के पहिए को आप ऐसे घुमाना शुरू करो। जब आप साइकिल के पहिए को घुमाएंगे तो आपने मैकेनिकल वर्क किया, वर्क आपने किया है। अब वो वर्क ऐसा नहीं कि पहिया आपने घुमा दी, पहिया घूमता ही रहा। अंदर होगा क्या कि वाटर में कुछ हलचल पैदा होगी, वाटर के टेम्परेचर धीरे धीरे क्या होगा, बढ़ेगा। आप जो वर्क कर रहे हैं कहीं ना कहीं बाहर तो जा नहीं रहा, इसी वाटर को रोटेट करवाने में खर्च हो जा रहा वर्क। ऐसा नहीं कि आपने साइकिल का पहिया एक बार घुमा दिया तो घूमता ही रहेगा, ऐसा नहीं है। साइकिल के पहिया अंदर आप घुमाएंगे जब वाटर के, फाइनली होगा क्या कि जो वर्क आपने वर्क किया है ये कहीं ना कहीं इस वाटर का टेम्परेचर राइज करने में खर्च हो गया। तो यहाँ से बात पता चली कि जो वर्क है हमारा वो हीट में कन्वर्ट हो सकता है। लेकिन ये बात अभी पूरी तरह सही नहीं है कि 100% वर्क का जो कन्वर्जन हीट के फॉर्म में हो गया होगा। 100% वर्क यहाँ पर हीट में कन्वर्ट नहीं होगा। लेकिन एक बात यहाँ पर पता चली कि जो वर्क हमने किया है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हीट एनर्जी में कन्वर्ट हुआ है। वर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हीट एनर्जी। अभी प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए हमें यहाँ पर एक कांस्टेंट लाना पड़ेगा और इसको हम कहते हैं जे। अब जैसे कि नाम जानते हैं हमारा JS चौहान है, तो जो जे है यहाँ पर आ गया है ना। तो फाइनली जे इक्वल टू क्या लिखेंगे हम, W/Q। अच्छा जे यहाँ पर क्या है, इसको कहा था मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, इसको कहा था मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। अब इसका वैल्यू कितना होता है, तो एक बात हमको पता है पहले से, 1 कैलोरी इक्वल टू क्या होता है 4.2 जूल। 1 कैलोरी बराबर क्या होता है 4.2 जूल। जो मैकेनिकल इक्विवेलेंट का वैल्यू है वो 4.2 जूल के 4.2 के बराबर होता है। यूनिट की बात करें तो मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट का जो यूनिट होगा दैट इज जूल पर कैलोरी, जूल पर कैलोरी। तो अब यहाँ से एक बात पता चली कि जब भी आपको कैलोरी को जूल में कन्वर्ट करना होगा वी हैव टू मल्टीप्लाइंग बाई 4.2, हमें 4.2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। किधर मल्टीप्लाई करोगे, जूल की तरफ, या जूल को कैलोरी में कन्वर्ट करना तो 4.2 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। अब क्वेश्चन कैसे बनेंगे, इसका यूज कहाँ पर करेंगे आप समझो। जैसे क्वेश्चन ये बनता है कि मान लो एक सामने कंक्रीट की दीवार है, ये सब क्वेश्चन करवा रहे हैं हम आपको। एक सामने कंक्रीट की दीवार है, कंक्रीट मतलब समझ रहे हैं ना। अब अंग्रेजी माध्यम के बच्चे हैं तो कंक्रीट नहीं समझेंगे। कंक्रीट का मतलब बालू, सीमेंट, सरिया, मिट्टी है ना, ईंटा, इन सब से जो दीवार बनती है उसको कहा कंक्रीट वाल। कंक्रीट वाल जैसे ये सरफेस है इसको हम कंक्रीट वाल कहेंगे। अच्छा बोर्ड के पीछे जो सरफेस है उसको हम कंक्रीट वाल कहेंगे। तो अब हुआ क्या, जैसे मान लो आपके पास एक बुलेट है, अब इस बुलेट को हमने क्या किया कि वाल की तरफ फायर किया। मान लो इसके पास रफ्तार थी u, मास इसका m है और इसका मास बहुत ज़्यादा है, मतलब ये फिक्स है। ऐसा नहीं कि बुलेट आई इसको जो है भाई साहब उड़ा लेगी, ऐसा नहीं। बुलेट आएगी, आने के बाद यहाँ पर एंटर की, एंटर करते समय यहाँ पर कुछ दूरी पर चल के ये जो है रुक गई। मान लो यहाँ पर आकर के ये रुक गई। अब जब बुलेट एंटर करेगी तो बताओ बुलेट की जो काइनेटिक एनर्जी है, क्या वो काइनेटिक एनर्जी कम होगी? बुलेट की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, यहाँ पे कम होगी। अब काइनेटिक एनर्जी कम हुई तो गई कहाँ? बुलेट ने क्या किया, बुलेट ने एंटर करने में सारी एनर्जी खर्च कर दी, लेकिन एंटर करते समय सिस्टम तो मूव कर नहीं रहा, मतलब कहने के सिस्टम फिक्स है। तो फाइनली जो इसके पास काइनेटिक एनर्जी पूरी तरह से यहाँ पर क्या है, ये खर्च हो गई। तो हम जानते हैं कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय, इट ऑलवेज कन्वर्ट इनटू वन फॉर्म इनटू अनदर फॉर्म। तो इसके पास जितना भी काइनेटिक एनर्जी थी वो सारी काइनेटिक एनर्जी कहाँ गई, टेम्परेचर बढ़ाने में।
तो इस सरफेस का टेम्परेचर बढ़ेगा। तो क्वेश्चन यहाँ पर ये पूछता कि इस सरफेस का टेम्परेचर कितना राइज होगा। कई बार क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि हीट इतना ज़्यादा जनरेट हुआ कि ये बुलेट भाई साहब मेल्ट हो गई, बुलेट जो है ये मेल्ट हो गई। अब इनिशियल टेम्परेचर बुलेट का मान लो 25 डिग्री सेल्सियस था जब एंटर की, और एंटर करने के बाद हीट इतना ज़्यादा जनरेट हुई तो फाइनली 25 से बढ़ करके, अच्छा मेल्टिंग पॉइंट इसका कुछ दिया होगा। बुलेट का मेल्टिंग पॉइंट जैसे हम कहें कि वाटर स्टीम में कब कन्वर्ट होगा, 100 डिग्री सेल्सियस पे। अब ये मेल्ट कब होगी, तो इसका भी कुछ सर्टेन टेम्परेचर होगा। हम ये कहें कि मान लो इसका जो मेल्टिंग टेम्परेचर है मान लेते हैं 400 डिग्री सेल्सियस, मतलब कि जो 25 डिग्री सेल्सियस है ये बढ़कर कितना हो गया होगा, 400 डिग्री सेल्सियस। आई बात समझ में? तो फाइनली यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी है वो लॉस हो करके ही हीट जनरेट की है, और उसी हीट से क्या हुआ, ये जो बुलेट है मेल्ट कर गई। तो अब जो है हमें एक बात लिखनी है कि यहाँ पर जो बुलेट के पास काइनेटिक एनर्जी थी वो ½ mv² थी, अब यही किस में कन्वर्ट हो गई, mc डेल्टा थीटा में। अब टेम्परेचर सिर्फ राइज की बात करनी है। जैसे कहेंगे कि बुलेट का इनिशियल टेम्परेचर 25 है और बुलेट एंटर करने के बाद यहाँ पे रुक गई, तो बुलेट का फाइनल टेम्परेचर कितना होगा, ये क्वेश्चन मेल्ट की बात नहीं की, मेल्ट से पहले की बात कर ली। बुलेट का फाइनल टेम्परेचर कितना होगा, इनिशियल 25 है तो फाइनल कितना होगा। बट आप देखो एक चीज़ यहाँ पर भी इनकम्प्लीट है, और वो चीज़ है क्या, हम जानते हैं किसमें, जूल में, ये किसमें है, कैलोरी में। अब इसको आप जूल में कन्वर्ट करना चाहते तो 4.2 से यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये कहानी आपको लिखना पड़ेगा। अब डायरेक्ट हम इस जूल को कैलोरी में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, यहाँ पर जूल है तो यहाँ पर भी जूल लिखना पड़ेगा। ये कैलोरी है भाई साहब, इस कैलोरी को जूल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 4.2 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आई बात समझ में? ये तो बेसिक क्वेश्चन हो गए। क्वेश्चन कुछ अच्छे लेवल के हम लोग कर लेते हैं। चलिए एक छोटा सा चुटकुला है ये। चुटकुला ऐसे कुछ एक, जैसे मान लेते कोई आपके पास एक लोहे का क्यूबिकल शेप में एक बॉडी है मेटेलिक, और आपने इसको जो है h ऊंचाई से फॉल किया है। तो क्वेश्चन यहाँ पर ये बनता है कि जब ये बॉल या मेटेलिक ऑब्जेक्ट ज़मीन पर जा रही होगी, तो ज़मीन की तरफ जब ये जाएगी तो फाइनली इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी। मास मान लो इसका m है, इनिशियल रफ्तार इसके पास 0 है, तो जब ये नीचे आएगी तो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, बढ़ती चली जाएगी। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये कि ये टकराने के बाद जो है, ये जो डब्बा है टकराने के बाद रुक गया, मतलब कि इसकी अंतिम जो वेलोसिटी टकराने के बाद वो 0 है। अभी यहाँ पर कौन सी एनर्जी इसके पास, पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कितना है यहाँ पर बोलो, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना है, 0 है। फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितना बोलो, इसकी 0 है। अगर हमने इसको रेफरेंस लेवल सोचा है तो रेफरेंस लेवल पर ही बॉडी आ चुकी है, तो इसकी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी भी कितना बन गई, 0। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी की बात करें कितना होगा बोलो, mgh होगा क्या। अब आप देखो इनिशियल काइनेटिक और पोटेंशियल वो mgh के बराबर है, बट फाइनल काइनेटिक 0 है, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या है, 0 है। मतलब कि जो पोटेंशियल एनर्जी थी mgh वो गई कहाँ, यहाँ पर आके खर्च हो गई, तो गई कहाँ, रास्ते में एयर रेजिस्टेंस नहीं है, मान लेते हैं रास्ते में एयर रेजिस्टेंस नहीं है, तो बॉडी जब यहाँ पर आके धड़ाम से गिरी तो पता चला कि इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है टकराने के बाद वो भी स्वाहा हो गई। तो काइनेटिक एनर्जी गई कहाँ, इसने जो काइनेटिक एनर्जी गेन किया था जस्ट बिफोर कोलिजन वो गई कहाँ, वो सब गया होगा हीट और साउंड के फॉर्म में। बट हम मान लेते हैं कि साउंड एनर्जी को हम निगलेक्ट करते हैं, साउंड एनर्जी को मान लेते हैं 0 है, तो इसके पास जितना भी पोटेंशियल एनर्जी है वो सारी पोटेंशियल एनर्जी कहाँ गई होगी, हीट के फॉर्म में गई होगी। तो क्वेश्चन यहाँ पर यही बनता है कि इस बॉडी का टेम्परेचर कितना राइज होगा, टेम्परेचर कितना राइज होगा। टेम्परेचर राइज का मतलब डेल्टा थीटा, ये पूछा हमसे। अब इसको कैसे करेंगे, हमको एक बात पता है कि लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी यही किस में कन्वर्ट होगा, हीट में, और हीट में कन्वर्जन क्या लिखोगे, mc डेल्टा थीटा। मास से मास खत्म कर लो, लेकिन अभी ये कहानी अधूरी है, पूरी कैसे होगी, 4.2 से मल्टीप्लाई करके। आई बात समझ में? तो डेल्टा थीटा क्या मिला यहाँ से, g इंटू एच बाई में c इंटू 4.2, ये डेल्टा थीटा आप निकाल लोगे। ये पहला क्वेश्चन हो गया।
अब क्वेश्चन का स्टैंडर्ड कुछ भी कर सकते हो आप, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन आप कैसे भी बना सकते हैं। आइए कुछ छोटे छोटे चुटकुले और देखते हैं। ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। अब क्वेश्चन ऐसे पूछता है जैसे मान ली सरफेस है, इसके ठीक सरफेस से थोड़ा सा ऊंचाई पर, थोड़ा मतलब बहुत ज़्यादा ऊंचाई नहीं है, एक सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर। अब ये सॉलिड स्फीयर क्या कर रहा, रोटेट कर रहा। सॉलिड स्फीयर जो है ये कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा। ओमेगा नॉट यहाँ पर ये कांस्टेंट है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट, ये रोटेट कर रहा। इमेजिन करो कि आपके पास एक सॉलिड स्फीयर है और इसको हम जो ऐसे यहाँ पर रोटेट करवा रहे हैं, ज़मीन पर जैसे इसको टच करवाया, टच होते ही भाई साहब स्फीयर जो है रुक गया। क्वेश्चन ये है कि अभी ये रोटेट कर रहा, जैसे ज़मीन के संपर्क में आया तो ये रोटेशन इसमें जो है बंद हो गया। मतलब कि अभी इसके पास कौन सी एनर्जी है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। जैसे संपर्क में आया ज़मीन के क्या हो गया, वो ज़ीरो हो गया। तो मतलब कहने का रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी गई कहाँ, इस स्फीयर को ज़मीन में रखा, रखने के बाद क्या हो, इसकी काइनेटिक एनर्जी खत्म हो गई। तो काइनेटिक एनर्जी खत्म हुई, गई कहाँ, हीट के फॉर्म में गई होगी। तो हीट के फॉर्म में कितना एनर्जी कन्वर्ट हुई है वो इक्वल होगा कि कितना काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर खत्म हुई है। तो काइनेटिक एनर्जी में कितना लॉस हो बताओ, 100%। वो कितना होगा, हाफ आई इंटू ओमेगा स्क्वायर। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होती है बोलो, हाफ आई इंटू ओमेगा स्क्वायर। और क्वेश्चन यहाँ पर ये पूछा था कि इस स्फीयर का टेम्परेचर कितना राइज होगा। तो राइज इन टेम्परेचर की बात जब भी होगी आप लिखोगे एम सी डेल्टा थीटा। अब डेल्टा थीटा पूछा, फिर से कहानी क्या अभी अधूरी है, कैसे पूरी होगी, 4.2 से मल्टीप्लाई करके। मास से अभी मास खत्म नहीं करोगे चूँकि यहाँ पर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है। अब सॉलिड स्फीयर हमने लिखा तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है इसका बोलो, 2/5 mr² इंटू ओमेगा स्क्वायर एम सी डेल्टा थीटा इंटू 4.2। कहानी सिंपल, मास से मास खत्म हुआ, रेडियस यहाँ पर कुछ दी होगी इसकी, ठीक है। तो यहाँ से कितना टेम्परेचर राइज होगा आप वो कैलकुलेट कर सकते हैं। बहुत बेसिक से न्यूमेरिकल है, बस थोड़ा सा आपको थोड़ी सी सावधानी बरतनी पड़ेगी। जैसे आप लोग देख रहे हैं कि 4.2 मल्टीप्लाई करना पड़ रहा। अब बच्चा जरा सी गलती किया तो 4.2 मल्टीप्लाई नहीं किया तो आंसर भी गलत आ जाएगा उसका। चलिए कुछ अच्छे लेवल की प्रॉब्लम करते हैं। चल उससे पहले हम थोड़ा समझते हैं प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, कैलोरीमेट्री का सिद्धांत। तो प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री में क्या कहा गया, इसको समझने के लिए आप ये समझो कि जैसे मान लो आपने, जैसे मान लो भी गर्मियों का मौसम शुरू हो गया, आपने क्या किया कि एक बॉटल लिया, इस बॉटल में पानी है, ठीक है, ये बॉटल है सुंदर सा, और इस पानी का टेम्परेचर मान लेते हैं 30 डिग्री सेल्सियस है ना, या थोड़ा कम करते हैं, ठंडियों की बात ना करके गर्मियों की बात करते हैं। जैसे मान लेते हैं बॉटल में जो पानी उसका टेम्परेचर है 10 डिग्री सेल्सियस, और इस बॉटल को आपने जहाँ पे रखा है, जिस सराउंडिंग में आपने रखा उस सराउंडिंग का टेम्परेचर मान लेते हैं ये है 40 डिग्री सेल्सियस। तो होगा क्या, ये वाटर क्या करेगा, अपना टेम्परेचर बढ़ाएगा, अपने आप जो है टेम्परेचर बढ़ जाता है। आप ऐसा देखते भी होंगे कि मान लो ठंडियों में अगर बात होती तो गर्म पानी अपने आप ठंडा हो जाता है, और गर्मियों की अगर बात है तो ठंडा पानी अपने आप क्या होता है, गर्म हो जाता है। तो इसके पीछे लॉजिक क्या है, हमको ये पता है कि हीट का फ्लो हमेशा हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। अब अंदर जो लिक्विड है, जो वाटर, उसका टेम्परेचर कितना 10 डिग्री सेल्सियस, बाहर का टेम्परेचर कितना 40 डिग्री सेल्सियस। तो हीट का फ्लो कहाँ से कहाँ होगा, सराउंडिंग टू वाटर, ऐसे हीट फ्लो होगी। तो इस वाटर का टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। तो अब सराउंडिंग से कितना हीट ली गई है, क्या वो हीट इस बात पर डिपेंड कर रही है कि इस वाटर का कितना टेम्परेचर राइज हुआ है।
अब ये कहें कि मान लो वाटर का टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस था, अब वाटर का टेम्परेचर मान लो है 30 डिग्री सेल्सियस। तो क्वेश्चन आपसे ये पूछे कि बताओ सराउंडिंग से कितना इस वाटर ने हीट ली है, सराउंडिंग से हीट कितना ली है, वो हम क्या सराउंडिंग से डायरेक्ट पूछ सकते हैं, उससे हम नहीं पूछ पाएंगे। हमें क्या करना है कि वाटर से पूछना है कि वाटर आप ये बताओ कि आपका टेम्परेचर 10 था, अब आपका टेम्परेचर 30 है, तो इतना होने में आपने कितना हीट ली है। तो वाटर से बात पूछी जा सकती है बाय डेल्टा आप क्यू बराबर एम से डेल्टा थीटा, ऐसे हम पूछ सकते हैं। अब ये हीट किसकी है बताओ, ये वो हीट है जो वाटर ने ली है। अब जो वाटर हीट लिया है क्या उतनी हीट इस इन्वायरमेंट ने दी होगी। तो सराउंडिंग ने कितना हीट दी है वो बात आप सराउंडिंग से ना पूछ करके इस वाटर से पूछ सकते हैं। आई बात समझ में। तो एक बात हम कह सकते हैं कि जो हीट सराउंडिंग देगा वही हीट ये वाटर लेगा। तो एक बात कह सकते हैं कि हीट गिवन बराबर हीट टेकन, हीट गिवन बराबर हीट टेकन, इसको ही कहा जाता है प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। या आप ये भी कह सकते हैं लॉस इन हीट बराबर गेन इन हीट। अब लॉस इन हीट बराबर गेन इन हीट का मतलब क्या है कि जैसे कहें कि मान लो दो तरह का आपके पास लिक्विड है, एक लिक्विड में मान लो पानी आपने भरा है 10 डिग्री सेल्सियस पे, और एक बर्तन में जो पानी है आपके पास इसका टेम्परेचर मान लो 30 डिग्री सेल्सियस। ये अलग अलग थे तो इनका टेम्परेचर अभी अलग अलग है। हम क्या करें कि गर्म पानी को ठंडे पानी से मिला देते हैं, तो गर्म पानी नहीं रहेगा, ठंडा पानी नहीं रहेगा, और ठंडे गर्म का वो मिक्सचर हो जाएगा भाई साहब, है ना, गुनगुना हो जाएगा थोड़ा सा, है ना। तो अब क्या करें कि ये जो गर्म पानी है ठंडा पानी इनको हम आपस में क्या करते हैं मिला देते हैं। तो मिलाने के बाद 10 डिग्री सेल्सियस का जो वाटर है जो लिक्विड है टेम्परेचर बढ़ाते बढ़ाते मान लो थीटा पर पहुंच गया, और 30 डिग्री सेल्सियस का जो पानी है कम करते करते ये भी कहाँ पहुंच गया थीटा पे। तो एक ने हीट ली है और एक ने हीट दी है। अब जितना इसने हीट दी है उतना हीट इसने ली है, तो ये बात हम कह सकते हैं लॉस इन हीट बराबर गेन इन हीट। जितना हीट लेगा उतना हीट देगा ये, तो इसने लॉस किया और वही लॉस किसके पास पहुंचा, इसके पास। तो जितना लॉस किया उतना इसने गेन किया। तो ये भी एक तरह से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात मान रहा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी क्या होता है, लॉस इन एनर्जी बराबर गेन इन एनर्जी, या टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम विल रिमेन्स कांस्टेंट। तो यहाँ पर भी तो एक बात कह रहे हैं ना कि टोटल जो एनर्जी है इस पूरे सिस्टम की क्या है, कांस्टेंट है। तो सिस्टम में ये वाला पानी भी ये वाला पानी भी है, अभी इसके पास कितना हीट एनर्जी वो कैलकुलेट हम कर सकते हैं। बट जब आप इनको मिलाओगे तो मिलाने के बाद क्या होगा कि ये हीट लॉस करेगा और ये हीट गेन करेगा, मतलब टोटल में कोई चेंज नहीं आएगा। तो एक कहीं ना कहीं प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री इस बात को मानता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में जो बातें लिखी जाती हैं वो बिल्कुल इसके जैसे लिखी जाती हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री की बस एक लाइन आपको लिखनी है, लॉस इन हीट बराबर गेन इन हीट। प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री का मतलब क्या लिखेंगे, लॉस इन हीट बराबर गेन इन हीट, या आप इसको कह सकते हैं हीट गिवन बराबर हीट टेकन, है ना। आप ये बात भी लिख सकते हैं हीट गिवन बराबर हीट टेकन, ये बात भी आप लिख सकते हैं। इसको कहा जाता है प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। अब चलिए मान लेते हैं हमें हीटिंग कर्व बनाना है किसी बॉडी का, हीटिंग कर्व, थोड़ा सा ये भी क्वेश्चन पूछा है नीट में, हीटिंग कर्व। अब हीटिंग कर्व क्या होता है उसको समझने के लिए पहले आप समझो। मान लेते हैं कि आइस है -10 डिग्री सेल्सियस की। अब इस आइस को हीट सप्लाई करने पर क्या होगा, ये आइस डायरेक्ट वाटर में कन्वर्ट अभी नहीं होगी। आइस का टेम्परेचर कितना, -10 डिग्री सेल्सियस। आप इसको हीट सप्लाई करोगे तो ये आइस कहाँ पर पहुँचेगी, 0 डिग्री सेल्सियस पे। फर्दर आपने इस आइस को हीट सप्लाई किया तो अभी जो आइस है 0 डिग्री सेल्सियस की, अब ये किस में कन्वर्ट होगी, बोलो 0 डिग्री सेल्सियस के वाटर में। अब ये वाटर में कन्वर्ट होना शुरू हो गई। वाटर का टेम्परेचर कितना रहेगा, 0 डिग्री सेल्सियस। आपने फर्दर इस वाटर को हीट सप्लाई किया
तो वाटर का टेम्परेचर क्या होगा, अब बढ़ेगा, बट ये बढ़ते बढ़ते कहाँ पर पहुँचेगा, 100 डिग्री सेल्सियस पे। फिर से आपने इस वाटर को हीट सप्लाई किया, अब ये वाटर किस में कन्वर्ट होगा बोलो, स्टीम में, और यहाँ पर भी टेम्परेचर कितना होगा, 100 डिग्री सेल्सियस। तो -10 डिग्री सेल्सियस की बर्फ़ को अगर हम स्टीम में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप लिखना पड़ेगा चीज़ों को। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट आप यहाँ से उठ के यहाँ पे आ जाओगे। पहले आप इस माइनस की बर्फ़ को जीरो की बर्फ़ में कन्वर्ट करोगे, फिर जीरो की बर्फ़ कन्वर्ट होगी जीरो के पानी में, फिर जीरो का पानी किस में कन्वर्ट होगा, 100 के पानी, 100 पानी किस में कन्वर्ट होगा, 100 की स्टीम में। तो कितने स्टेप से गुजरना पड़ा यहाँ पर बोलो, 4 स्टेप, तब जाके यहाँ पर हम पहुँच पा रहे हैं। तो मान लो हीट यहाँ पर आपने सप्लाई किया Q1, यहाँ पर Q2, यहाँ पर Q3 और यहाँ पर Q4। तो टोटल हीट कितना सप्लाई की गई बोलो, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4। अब हीट सप्लाइड वर्सेस टेम्परेचर, हीट सप्लाइड वर्सेस टेम्परेचर का हमें ग्राफ खींचना है। अच्छा, ये जो Q1 है, Q1 क्या लिखते हैं आप बोलो, MC डेल्टा थीटा लिखते हैं क्या, Q2 क्या लिखें बोलो, M इंटू LF लिखें क्या, Q3 क्या लिखें बोलो, MC डेल्टा थीटा लिखें क्या, और Q4 बोलो क्या लिखें, M इंटू LV। आई बात समझ में, इतनी एनर्जी आपको देना पड़ेगा। अब आप समझिए, हमें हीटिंग कर्व यहाँ पर बनाना है, हीटिंग कर्व, और हीटिंग कर्व यहाँ पर होगा हीट एनर्जी वर्सेस हीट जो सप्लाई की गई वर्सेस टेम्परेचर, हीट सप्लाइड वर्सेस टेम्परेचर का। तो एक एक्सिस पर आप मान लो हीट एनर्जी है, हीट सप्लाइड, और एक एक्सिस पे आप मान लो टेम्परेचर है। मान लो यहाँ पर जो बर्फ़ है ये इनिशियल पॉइंट है, -10 डिग्री सेल्सियस की आइस है। अब आप समझो, इस आइस को हीट सप्लाई करने पर क्या होगा, आइस का टेम्परेचर बढ़ते बढ़ते कितना हो जाएगा, 0 डिग्री सेल्सियस। अब ग्राफ कैसा होगा, हीट सप्लाइड वर्सेस टेम्परेचर, कैसी कहानी बन रही बताओ, y बराबर mx की, मतलब कि ग्राफ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन। तो जो हीट और टेम्परेचर के बीच ग्राफ बनेगा वो ग्राफ होगा स्ट्रेट लाइन, ऐसे बढ़ता चला जाएगा। ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पर अगर इधर आपने मान लो हीट सप्लाइड लिख लिया, इधर हम मान लेते हैं हीट सप्लाइड, और इधर मान लो टेम्परेचर की बात लिख रहे हैं आप बताओ ये पॉइंट कहाँ पर पहुँच गया, 0 डिग्री सेल्सियस पे। अब हीट आपने सप्लाई करना बंद नहीं किया, फाइनली क्या होगा, 0 की आइस जो है 0 के वाटर में कन्वर्ट होगी, लेकिन टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं होगा। तो टेम्परेचर यहाँ पर देखो 0 डिग्री सेल्सियस का रिस्पॉन्ड कर रहा, ये 0 डिग्री सेल्सियस है। अब हीट आप सप्लाई कर रहे हैं, बट ये जो हीट है, इस हीट से वाटर का, आइस का टेम्परेचर नहीं बढ़ा, आइस अब कन्वर्ट हो रही वाटर में, ठीक है। वाटर यहाँ पर बन चुका है। ये पॉइंट कौन सा है, ये पॉइंट वो है जहाँ पर बर्फ़ जो है 0 डिग्री सेल्सियस की है। ये पॉइंट कौन सा है, वाटर का, और इस वाटर का टेम्परेचर कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस। अब आप फिर से हीट सप्लाई करोगे तो वाटर का टेम्परेचर क्या होगा बोलो, बढ़ेगा अकॉर्डिंग टू MC डेल्टा थीटा। और यहाँ पर भी ग्राफ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, ग्राफ ऐसा बना होगा। अब ये जो 0 का पानी है, ये जो 0 का पानी है कहाँ पर पहुँच चुका है बोलो, 100 के पानी में। अब इस 100 के पानी को आपने फर्दर हीट सप्लाई की तो होगा क्या कि किस में कन्वर्ट होगा बोलो, स्टीम में, बट टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। देखो यहाँ पर भी वाटर है और यहाँ पर क्या बन चुकी है बताओ, स्टीम बन चुकी है। यहाँ टेम्परेचर 0 है, यहाँ पर भी 0 होगा। यहाँ टेम्परेचर क्या है, 100 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पर भी कितना होगा, 100 डिग्री सेल्सियस। तो ये हीटिंग कर्व है, आप इसको एक बार देख लीजिए, फिर न्यूमेरिकल करते हैं हम लोग। कितना